अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बैंक की तारीफ, बैंक की खसूसियात और बैंक की अहम दस्तावेज़ात को डिस्कस करने वाले हैं। बैंक बैंक की कोई ऐसी तारीफ बयान करना जो हर लिहाज से जामिया हो आसान नहीं है, लिहाजा माहिरीन ने बैंक की मुख्तलिफ तारीफ़ें जो हैं वो बयान की हैं, जिनमें से कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बैंक बैंक एक ऐसा इदारा है जो रकम बतौर इमानत वसूल करता है और इसे आगे बतौर कर्ज देता है। यानी कि हम कहते हैं कि बैंक एक ऐसा अदारा है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि लोगों से उनकी रकम जो है वो अमानत के तौर पर वसूल करता है। यानी कि जो लोग इसको जो है वो अपनी रकम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद जो बैंक में रकम डिपॉजिट करवाते हैं वो क्या होगा, उनकी इमानत जो कि बैंक जो है वो वसूल करता है और इसे आगे बतौर कर्ज देता है। अब बैंक जो इमानतें वसूल करता है इसको अपने पास जो है वो नहीं रख छोड़ता, बल्कि इसको जो है मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। उनमें से एक मकसद ये है कि वो उन रकूम को जो है वो फर्दर आगे लोन देने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि दूसरे ज़रूरतमंद जिनको लोगों को जो है पैसों की ज़रूरत होती है, कर्जे की ज़रूरत होती है, ये इनको फर्दर जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बैंक की तारीफ यूँ भी की जा सकती है कि बैंक ज़र की तख्लीक का एक कारखाना है। यानी कि बैंक एक ऐसा कारखाना है जिसके ज़रिए आप ज़र को, जिसके ज़रिए आप मनी को जो है वो तख्लीक करते हैं, मनी जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो बैंक की तारीफ इन अल्फाज में भी की जा सकती है कि बैंक हर वो इदारा, शख्स या कंपनी है जो सरमायाकारी करने या कर्ज देने की गर्ज से लोगों से इनकी रकूम वसूल करता है जो चेक, ड्राफ्ट या किसी और तरीके से वाजिबुल अदा होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक इदारा भी है, ये शख्स भी हो सकता है या फिर कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि सरमायाकारी करने के लिए कर्ज देने की गर्ज से लोगों से रकूम वसूल करती है। यानी कि इसका मकसद क्या होता है कि ये वो लोग जिनके पास जो है वो पैसा ज़्यादा मिकदार में मौजूद है उनसे वसूल करें और वो लोग जिनको जो है पैसों की ज़रूरत है उनमें ये पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके अलावा जो है वो बैंक की तारीफ इस तरह भी की जा सकती है, बैंक ऐसा मालियाती इदारा या कॉरपोरेशन है जो बैंककारी का बाज़ाब्ता कारोबार करता है। यानी कि कोई भी ऐसा मालियाती इदारा या कॉरपोरेशन जो कि बैंककारी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करते हुए बैंककारी का प्रॉपर बिजनेस रन आउट कर रहा है, उसको हम लोग बैंक कहेंगे। बैंकर वो शख्स है जो हिसाब जारी रखता है, ग्राहकों के चेक अदा करता है और अपने ग्राहकों के चेकों की वसूली दूसरे बैंकों से करता है। इसके अलावा बैंककारी की तारीफ इन अल्फाज में भी की जा सकती है, बैंक एक ऐसा इदारा है जो ज़र एतबार का कारोबार करता है। ये इदारा आवाम की बचत की गई रकम को अपने पास बतौर इमानत जमा रखता है और फिर इस जमा शुदा रकम से ज़रूरतमंद लोगों को पैदावारी और गैर पैदावारी कामों के लिए कर्ज दे देता है। ये कम शरह सूद पर इमानतें वसूल करता है और ज़्यादा शरह सूद पर कर्जे देकर मुनाफा कमाता है। यानी कि कोई भी ऐसा अदारा जो कि ज़र एतबार का कारोबार करता है, हम लोग उसको बैंक का नाम दे सकते हैं। अब ये इदारा करता क्या है, ये अवाम से उनकी इजाफी जो उन्होंने सेविंग्स अपने पास रखी हुई हैं वो वसूल करता है अमानत के तौर पर और फिर वो जो इमारतें वसूल करता है इन्हें ज़रूरतमंद लोगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि वो ज़रूरतमंद लोग जिनको कर्ज़े की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, ये उनको कर्ज प्रोवाइड करता है। ये कर्ज जो प्रोवाइड करता है वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी हो सकते हैं, पैदावारी कामों के लिए भी, और गैर पैदावारी सरगर्मियों यानी कि नॉन प्रोडक्टिव यूजेस के लिए भी कर्जे जारी करता है। अब ये जो है बैंक को फ़ायदा क्या होता है इसमें कि ये जो इमारतें वसूल करता है उसके ऊपर, यानी कि जो इनके पास डिपॉजिट आते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा होता है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, लेकिन ये जो कर्जे जारी करता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट वसूल करता है वो हाई रेट से वसूल करता है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ अदवार में बैंक के जो है मुख्तलिफ तरीक़े बयान की गई हैं। आपको इनमें से जोन से भी जो है बैंक की तारीफ इजीली याद हो जाए, आप वो लोग जो है वो उसको याद कर लें। नेक्स्ट वन है बैंक की खसूसियात। बैंक इमानतों की वसूली करता है और जब भी ये इमानतें जो है वो
तलब की जाती हैं, ये बैंक जो है वो उन इमारतों को जो है वो वापस दे देता है। सेकंड पॉइंट है वसूल शुदा इमारतों को आगे बतौर कर्ज देता है या मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी करता है, यानी कि जो इमारतें इसके पास आती हैं ये दूर से ज़रूरतमंद लोगों को उसको कर्जे के तौर पर दे देता है, या फिर मुख्तलिफ जगहों पर अगर ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करना चाह रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी इनसे कर सकता है। थर्ड वन है अपने ग्राहकों के चेकों और बिलों की वसूली करता है, यानी कि वो लोग जिन्होंने बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाई होती है वो जब चेक लेकर आते हैं तो ये जो चेक जो है वो उससे उनको पेमेंट करता है, और इसके अलावा अगर वो जो है वो चेक से अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए आते हैं तो भी उनके चेक जो है वो वसूल करता है, उनके अकाउंट में जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है और बिलों की वसूली करता है। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं ये उनको वसूल करता है। फोर्थ पॉइंट है इसकी सरगर्मियों का मरकज़ हमेशा बैंकारी कारोबार होता है, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग की फील्ड से रिलेटेड जितना भी बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को जो है वो ही बुनियाद बनाकर अपना बिजनेस रन आउट करते हैं। लास्ट पॉइंट है बैंक को अदारे के तौर पर शो करने के लिए हम लफ्ज़ बैंक या फिर बैंकार का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है बैंक की अहम दस्तावेज़ात। बैंक की 3 अहम दस्तावेज़ात होती हैं, बैंक का आइन, बैंक के क़वायद-ओ-ज़वाब्त और बैंक का पेशनामा। अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के भी 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, कंपनी का आइन, कंपनी के क़वायद-ओ-ज़वाब्त और कंपनी का पेशनामा। इसी तरह बैंक जो है वो भी एक अदारा है, इंस्टीट्यूट है, इसके भी 3 अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक का आइन, बैंक के क़वायद-ओ-ज़वाब्त और बैंक का पेशनामा। सबसे पहले हम बैंक के जो आइन है इनको डिस्कस करते हैं जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहा जाता है। बैंक का आइन एक ऐसी दस्तावेज़ है जो कि कंपनी के हकूक़, इख्तियारात या फिर मकासद का तयन करती है, यानी कि जो हम बैंक कायम करने जा रहे हैं उस बैंक के कौन कौन से हकूक़ होंगे, उसके इख्तियारात कौन कौन से होंगे और उसका जो है वो मकसद, यानी कि कोई कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसके तहत हम उस बिजनेस को या फिर उस बैंक को जो है वो कायम कर रहे हैं। ये एक बुनियादी और अहम दस्तावेज़ है, इस पेज की तैयारी में निहायत एहतियात से काम लेना चाहिए। इसे बैंक के माहिरीन से जो है वो तैयार करवाया जाता है, यानी कि बैंक का जो आइन हम तैयार करवाते हैं वो बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी मदद से या फिर उनसे जो है हम तैयार करवाते हैं, लेकिन आमतौर पर इसे बैंक के बानियान जो है वो भी तैयार करते हैं, यानी कि जो बैंक को बनाते हैं, जो बैंक के बानी होते हैं वो भी जो है वो बैंक का आइन तैयार कर सकते हैं। बैंक का आइन बैंक और दाखिली लोगों के दरमियान एक मुआहदा होता है जिसमें बैंक की कानूनी हैसियत को बयान किया जाता है, यानी कि इसके अंदर जितने भी बैंक के जो है वो दाखिली लोग हैं और जो बैंक का आइन है इनके दरमियान एक मुआहदा होता है। अगर बैंक किसी एक मकसद के लिए कायम करे जिसका जिक्र आइन में ना हो तो इसका ये अमल गैर कानूनी काम कहलाता है, यानी कि हमने ये बात की है कि बैंक आइन किस चीज़ को शो कर रहा है कि बैंक के हकूक़ और क्या क्या होंगे, इख्तियारात कौन कौन से होंगे और मकासद कौन कौन से होंगे। तो अगर कोई सा भी एक मकसद जिसके लिए हम बैंक कायम कर रहे हैं वो हम लोगों ने स्किप कर दिया है, उसको बैंक के आइन में शामिल नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा जी, गैर कानूनी अमल कहलाएगा। लिहाजा जिस जिस मकसद के लिए जो सा हमारा ऑब्जेक्टिव है उन सबको हमें जो है वो बैंक के आइन में बयान करना ज़रूरी होगा। इसलिए बैंक के आइन में किसी किस्म की तब्दीली बाकायदा इजाज़त के बगैर जो है वो नहीं की जा सकती, यानी कि अगर हम लोगों ने जो है वो बैंक का आइन बना लिया है और बाद में हम लोग जो है वो इसमें किसी किस्म का कोई चेंज करना चाहते हैं तो हम बगैर इजाज़त के इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं कर सकते। हमें पहले जो है वो रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो परमिशन देगा तो ही जो है हम बैंक के आइन में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बैंक के आइन में हर बात को अलग अलग पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाता है और हर पैराग्राफ को शिक का नाम दिया जाता है, यानी कि जैसे आप लोग जो है वो पैराग्राफ्स की शक्ल में जो है वो लिख रहे होते हैं कोई टॉपिक, कोई मजमून, इसी तरह बैंक का जो आइन है वो भी पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा जाता है और हर एक पैराग्राफ को हम लोग शिक का नाम देते हैं। बैंक के आइन में जो है वो 5 से 6 शिक्कें जो है वो शामिल होती हैं। सबसे पहली शिक का नाम है बैंक का नाम। बैंक का नाम बैंक
کا نام بینک کی تمام دستاویزات پر ضرور درج ہونا چاہیے۔ بینک کا نام بہت سوچ وچار کے بعد جو ہے وہ طے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ طے کیا ہوا نام آسانی سے تبدیل آپ لوگ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایک دفعہ جو آپ لوگوں نے نام رکھ لیا بینک کا اور رجسٹرار کے پاس آ کر آپ لوگوں نے رجسٹریشن بھی کروا لی، تو اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ نام چینج کرنا ہے تو پہلے آپ لوگوں کو رجسٹرار سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ اگر وہ پرمیشن دے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ پھر بعد میں جو ہے بینک کا نام چینج نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی دیکھنا ضروری ہوتی ہے کہ اس نام کا کوئی بینک جو ہے پہلے رجسٹرڈ نہ ہو، کیونکہ جب آپ رجسٹریشن کروانے کے لیے جائیں گے رجسٹرار کے پاس تو وہ دیکھے گا کہ آلریڈی اس نام سے کوئی بینک رجسٹرڈ تو نہیں ہے۔ اگر آلریڈی اس نام سے کوئی بینک رجسٹرڈ ہے تو پھر آپ لوگوں کا بینک اس نام سے رجسٹرڈ نہیں ہو سکے گا۔ اگر بینک کے حصے داروں کی ذمہ داری محدود ہو تو پھر بینک کے نام کے ساتھ لفظ لمیٹڈ لکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہماری کمپنی ہے، کمپنی اگر ہم لوگوں نے جو ہے وہ لمیٹڈ رکھنی ہے، اس کے شیئر ہولڈرز کی لائبلٹی لمیٹڈ رکھنا چاہ رہے ہیں تو کمپنی کے نام کے ساتھ بھی ہم لوگ ورڈ لمیٹڈ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح بینک کے جتنے بھی حصے دار ہیں، اگر ان حصے داروں کی ذمہ داری بھی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، تو ہم لفظ بینک جو ہے اس کا جو نام رکھیں گے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ لمیٹڈ کا ورڈ استعمال کریں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے صدر دفتر۔ بینک کے آئین میں ہیڈ آفس کی جگہ اور اس کا مکمل پتہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو آئین ہم بینک کا بنائیں گے اس میں ہم لوگ جو صدر دفتر بنائیں گے، جو ہیڈ آفس بنائیں گے بینک کا، وہ جس جگہ پہ جس لوکیشن پہ ہم لوگوں نے بنایا ہے اس کا مکمل ایڈریس ہم لوگ اپنے آئین میں لکھیں گے۔ عام طور پر یہاں ریاست یا صوبے کا نام لکھا جاتا ہے، یعنی کہ کس اسٹیٹ میں یا پھر کس پروونس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ صدر دفتر یا پھر اپنا ہیڈ آفس بنایا ہے بینک کا۔ پتے کی تبدیلی کی صورت میں 28 دن کے اندر اندر رجسٹرار کو جو ہے وہ اطلاع دینا ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہے وہ صدر دفتر اپنا ہیڈ آفس بینک کا چینج کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے جو چینج کیا ہے 28 دن کے اندر اندر جو ہے وہ رجسٹرار کو اس کی انفارمیشن دینا ضروری ہوتی ہے، ادروائز آپ لوگوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے سرمایہ۔ بینک کے آئین میں بینک کے سرمایہ کے متعلق بھی وضاحت کی جاتی ہے، یعنی کہ بینک کا کل سرمایہ کتنا ہوگا اور اس سرمایہ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی کہ ٹوٹل کیپٹل جو ہے وہ بینک کا کتنا ہے اور اس کیپٹل کو ہم کتنے حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کریں گے، ہر ہیڈ میں جو ہے وہ کتنا کتنا جو ہے وہ کیپٹل جائے گا، نیز ہر حصے کی مالیت جو ہے وہ کتنی ہوگی، یہ سب کچھ بھی آپ لوگ جو ہے وہ بینک کے آئین میں بیان کریں گے۔ چوتھا پوائنٹ ہے بینک کے مقاصد۔ بینک کے آئین میں بینک کے کاروبار کی نوعیت اور اس کی وسعت کے بارے میں ضروری تفصیل جو ہے وہ بھی درج ہوتی ہے، یعنی کہ بینک کا بنیادی مقصد، بیسک آبجیکٹو کیا ہے، آپ لوگوں کا بزنس جو آپ لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بینکنگ کے ذریعے اس کی نوعیت کیا ہے، نیچر آف بینکنگ جو ہے وہ کیا ہے، آپ لوگوں کے کاروبار کی، آپ کے بزنس کی، اور اس کی وسعت کتنی ہے، یعنی کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہے اور کون کون سی جو ہے وہ اس سے آپ لوگ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں۔ اگر بینک کے پروموٹرز بینک کے مقاصد سے تجاوز کریں تو یہ غیر قانونی عمل سمجھا جائے گا۔ اب وہ مقاصد جو آپ لوگوں نے جو ہے وہ بینک کے آئین میں لکھ دی ہیں، صرف اور صرف وہی آپ لوگوں کے بزنس کے مقاصد ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور مقصد کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے بزنس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا کوئی اور بھی جو ہے وہ پرپس ہے جو آپ لوگوں نے جو ہے وہ آئین میں نہیں لکھا، تو وہ جو مقصد ہوگا اس کے لیے جتنی بھی آپ لوگ ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے وہ ساری کی ساری انلیگل ایکٹیویٹیز کنسیڈر کی جائیں گی۔ پانچواں پوائنٹ ہے ذمہ داری۔ بینک کے آئین میں یہ بات واضح طور پر لکھی جاتی ہے کہ بینک کے حصے داروں کی ذمہ داری محدود ہے یا پھر غیر محدود۔ اگر بینک کے حصے داروں کی ذمہ داری محدود ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ بینک کا جو نام ہے اس کے ساتھ لمیٹڈ کا ورڈ یوز کریں گے، یعنی کہ جو بھی پرسن بینک کا نام دیکھے ساتھ لمیٹڈ کا ورڈ دیکھے اسے کلیئر ہو جائے کہ اس کے جتنے بھی حصے دار ہیں ان کی ذمہ داری محدود ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ بینک کے حصے داروں کی ذمہ داری جو ہے وہ غیر محدود ہے تو وہ بھی آپ لوگ اپنے بینک کے آئین میں بیان کریں گے کہ جتنے بھی حصے دار ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ غیر محدود ہے۔ اب محدود اور غیر محدود ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ محدود ذمہ داری سے مراد یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ بینک کو لاس ہو جاتا ہے تو جتنے بھی حصے دار جنہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کی ذمہ داری محدود ہوگی، یعنی کہ جتنی انہوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے صرف اور صرف اتنی اماؤنٹ دینے کے وہ لائبل ہوں گے ان کیس آف لاس۔
लेकिन अगर गैर महदूद ज़िम्मेदारी की बात करें तो अगर बैंक को जो है वो लॉस हो जाता है तो जितने भी हिस्सेदार हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इनकी इन्वेस्टेड अमाउंट तक महदूद नहीं होगी, बल्कि अगर उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट करके बैंक के लॉस को फुलफिल करना पड़े तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उसको भी सेल आउट करके जो है वो लॉस को रिकवर करेंगे। छठा पॉइंट है एसोसिएशन की शिक। इस शिक के तहत आइन पर दस्तखत करने वाले तमाम प्रमोटर्स इस बात का ऐलान करते हैं कि वो बैंक तश्कील देना चाहते हैं और अपने ज़िम्मे लगाए गए हसस जो हैं वो खरीदेंगे। यानी कि प्रमोटर्स कौन होते हैं? आप लोगों के कंपनी के जितने भी बानियान होते हैं उनको आप लोग प्रमोटर्स कहते हैं, और इसमें जो है वो ये आइन पर दस्तखत करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि वो बैंक को जो है वो तश्कील देना चाहते हैं, और जितने भी इनके ज़िम्मे हसस लगाए गए हैं, जितने भी शेयर्स जो हैं वो इनके हिस्से में आएंगे, ये लोग उन शेयर्स को खरीदेंगे। इस चेक में इनके नाम, पते और दस्तखत भी शामिल होते हैं। यानी कि जितने भी आप लोगों के कंपनी के बानियान होंगे, जितने भी प्रमोटर्स होंगे, हर प्रमोटर का जो है वो नाम, उसका मुकम्मल एड्रेस और इसके सिग्नेचर जो है वो एसोसिएशन के शेक में जो है वो शामिल होंगे। नेक्स्ट पे है बैंक के कागजात और बैंक का पेशनामा। ये दोनों जो बैंक की अहम दस्तावेजात हैं इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर में किसी किस्म का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके उसको क्लियर कर सकते हैं।